नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 14 में से पूछे गए इम्पोर्टेंट सवालों को आपके साथ कवर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वुड द पॉलिसी होल्डर नीड टू अपॉइंट एन अपॉइंटी। आपको पूछा गया है कि अगर कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कोई नॉमिनी नहीं रखना चाहता बट वो नॉमिनी की जगह अपॉइंटी रखना चाहता है, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि जिसके चलते उसे अपॉइंटी रखना पड़ रहा है नॉमिनी की जगह। ऑप्शन है ए, इंश्योर्ड इज माइनर, बी, नॉमिनी इज माइनर, सी, पॉलिसी होल्डर इज नॉट ऑफ साउंड माइंड, डी, पॉलिसी होल्डर इज नॉट मैरिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉमिनी इज़ अ माइनर। मान लेते हैं कि एक माँ और बच्चा, अगर माँ जो है विधवा है तो उस केस में वो जो है अपने बच्चे को अगर नॉमिनी बनाना चाहें, अगर वो उसकी एज जो है 18 ईयर से कम है, यानी कि वो जो है माइनर है, तो उसे नॉमिनी नहीं रख सकते। तो ऐसे केसेस में वो एक किसी को अपॉइंटी बना लेते हैं। ये अपॉइंटी कोई भी हो सकते हैं, उनके खुद के पिता हों, बट ऐसे केसेस में कभी भी पैसा जो है उनके पिता तक नहीं पहुंचता, बल्कि उनके जो बच्चे हैं जो कि माइनर हैं उन तक पहुंचता है, बट एट द राइट एज, कि जब उनकी एज 18 ईयर्स हो जाए तो जो है ये अमाउंट उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बट इस केस में जो है वो नॉमिनी नहीं रख सकते बट अपॉइंटी रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज़ फॉल्स विथ रिगार्ड्स टू नॉमिनेशन। नॉमिनेशन के रिलेशन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन दिया है ए, पॉलिसी नॉमिनेशन इज़ नॉट कैंसल्ड इफ़ द पॉलिसी इज़ असाइंड टू द इंश्योरर इन रिटर्न फॉर अ लोन, बी, नॉमिनेशन कैन नॉट बी डन एट द टाइम ऑफ पॉलिसी परचेज और सब्सिक्वेंटली, सी, nomination can be changed by making an endorsement in the policy, D, a nominee has full rights on the whole of the claim। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप आज सीखने जा रहे हैं। आपको पहले बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, अ नॉमिनी हैज़ फुल राइट्स ऑन द whole ऑफ द क्लेम। कई बार जब भी लोग किसी को नॉमिनी बना देते हैं तो बहुत बड़ी गलत फहमी में रहते हैं कि जो पूरा इंश्योरेंस का पैसा है उस नॉमिनी को मिल जाएगा। ऐसा होता है अगर कोई और उस पैसों पे क्लेम ना करे तो। वहीं पे अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं कि मिस्टर राज हैं, उनकी वाइफ हैं, उनके बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, और हो सकता है उन्होंने अपनी वाइफ को नॉमिनी बना रखा हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितना पूरा अमाउंट है वो उन्हीं को मिलेगा। हो सकता है बुजुर्ग पेरेंट्स जो है उस पर क्लेम कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हुए हैं जहाँ पे उस पैसों को जो है बांटा गया है, इवन जो वाइफ है और बुजुर्ग पेरेंट्स के बीच में। तो नॉमिनी केवल हमारा प्रेफरेंस है कि हम किसको जो है पैसा देना चाहते हैं। वहीं पे जब हम लोग लीगली देखते हैं या फिर कोई उन पैसों पे क्लेम करता है तो जो है आगे की चीज़ें होती हैं और वहाँ पे जो है पैसों को बांटा जा सकता है। वहीं पे रिलेवेंस है MWPA एक्ट का, जो कि हमने आपको पहले कवर किया था, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें अगर किसी ने उसके थ्रू पॉलिसी को रजिस्टर कराया हो तो कंप्लीट राइट्स जो हैं वो केवल वाइफ को चले जाते हैं। उसमें कोई और क्लेम नहीं कर सकता। कहीं से बैंक लोन लिया हो तो वो भी आके उन पैसों पे क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ऑर्डर फॉर द पॉलिसी टू एक्वायर अ गारंटीड सरेंडर वैल्यू फॉर हाउ लॉन्ग मस्ट द प्रीमियम्स बी पेड एज पर लॉ। कि किसी भी पॉलिसी की गारंटीड सरेंडर वैल्यू कब जनरेट होती है, ये सवाल है। आपको बता दें कि जब मान लेते हैं आपने कोई पॉलिसी ली, 15 दिन के अंदर आपको कैंसिलेशन का विंडो होता है फ्री लुक पीरियड का। अब उसमें आपने जो है कैंसिल नहीं कराया, मान लेते हैं 1 साल आपने प्रीमियम भर दिया और अब आप चाह रहे हैं कि पॉलिसी को कैंसिल करें, तो क्या पॉलिसी सरेंडर हो पाएगी? हाँ, सरेंडर तो हो पाएगी, बट जो सरेंडर वैल्यू है वो 0 रुपीज़ निकल कर आएगा। यानी कि जितना प्रीमियम दिया उसमें से कुछ वापस नहीं आना। वहीं पे क्या 2 साल प्रीमियम भरने से क्या हमें मिल जाएगा अमाउंट वापस? नहीं, उस केस में भी सरेंडर वैल्यू जो है 0 होता है। तो वहीं पे कितने साल हम प्रीमियम भरें कि हमें कोई ना कोई सरेंडर वैल्यू मिले? तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया है वो है ऑप्शन बी, प्रीमियम मस्ट बी पेड फॉर एटलीस्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। 3 साल का अगर हम प्रीमियम भरते हैं तो जो है हम कह सकते हैं कि अब हमारी पॉलिसी की गारंटीड सरेंडर वैल्यू जनरेट हो चुकी है। और ये ज़्यादातर केसेस में 30% निकल कर आती है, यानी कि 3 साल जो हमने प्रीमियम दिया उसका 30% ही हमें गारंटीड सरेंडर वैल्यू के हिसाब से मिलेगा वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन इज़ पॉलिसी डीम्ड टू बी लैप्स्ड। कब हम कह सकते हैं कि एक पॉलिसी लैप्स हो चुकी है? ऑप्शन ए, इफ़ द प्रीमियम्स आर नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, बी, इफ़ द प्रीमियम्स आर नॉट पेड बिफोर द ड्यू डेट,
सी इफ़ द प्रीमियम हैज़ नॉट बीन पेड इवन ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। होता यह है कि अगर आपको एक टाइम पे प्रीमियम देना हो और आपने ड्यू डेट से पहले भर दिया प्रीमियम तो बढ़िया है, वहीं पे अगर आपने ड्यू डेट मिस कर दिया तो आपका जो है ग्रेस पीरियड चालू हो जाता है। ये जो ग्रेस पीरियड का जो अवधि है वो 31 डेज़ या फिर 1 महीने का होता है, जिसके अंदर बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए जो है आप पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं और आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहती है। वहीं पे बहुत सारे लोग इस ग्रेस पीरियड को भी मिस कर जाते हैं। ऐसे केसेस में वो पॉलिसी जो है लैप्स स्टेज में चली जाती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इफ़ द प्रीमियम हैज़ नॉट बीन पेड इवन ड्यूरिंग द डेज ऑफ ग्रेस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज़ करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू ग्रेस पीरियड ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी। कि ग्रेस पीरियड के बारे में यहाँ पे दिए हुए स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है ए, द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ग्रेस पीरियड इज़ 1 मंथ, बी, द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ग्रेस पीरियड इज़ 30 डेज, सी, द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ग्रेस पीरियड इज़ 1 मंथ और 30 डेज, डी, द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ग्रेस पीरियड इज़ 1 मंथ और 31 डेज। इसका जवाब अभी मैंने पिछले ही सवाल में आपको बताया था कि स्टैंडर्ड लेंथ जो है ग्रेस पीरियड का 1 मंथ या फिर 31 डेज होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, व्हाट विल हैपन इफ़ द पॉलिसी होल्डर डज नॉट पे द प्रीमियम बाय ड्यू डेट एंड डाइज ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड। कि जब व्यक्ति ने पॉलिसी का जो ड्यू डेट था तब अपना प्रीमियम नहीं भरा और उनका ग्रेस पीरियड चालू था ये 30 दिन का, उसके दौरान अगर उनकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ए, द इंश्योर विल बी कंसिडर्ड द पॉलिसी वॉइड ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम बाय द ड्यू डेट एंड हेंस रिजेक्ट द क्लेम, बी, द इंश्योर विल पे द क्लेम एंड वेव ऑफ द लास्ट पेड प्रीमियम, सी, the insurer will pay the claim after deducting the unpaid premium, D, the insurer will pay the claim after deducting the unpaid premium along with the interest with which it has taken 2% or bank saving interest rate। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है कि मान लेते हैं अगर किसी व्यक्ति की ग्रेस पीरियड के दौरान डेथ हो जाए तो भी उसको डेथ क्लेम का अमाउंट मिलता है। केवल फ़र्क ये रहता है कि जो भी उसका प्रीमियम अमाउंट ड्यू रह गया था लास्ट वाला, वो अमाउंट जो है डेथ क्लेम के अमाउंट में से डिडक्ट किया जाएगा और बाकी का अमाउंट जो है नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ड्यूरिंग द रिवाइवल ऑफ लैप्स्ड पॉलिसी विच ऑफ द बिलो एस्पेक्ट्स इज कंसिडर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक बार अगर आपका ग्रेस पीरियड भी ख़त्म हो गया और पॉलिसी लैप्स स्टेज में चली गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि पॉलिसी में अब कुछ नहीं किया जा सकता। पॉलिसी को आप चाहें तो वापस रिवाइव करा सकते हैं 1 साल 2 साल या जितना भी पीरियड आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, तो भी आप रिवाइव कराते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है कंपनी आपकी जो है पॉलिसी को रीइंस्टेट कर देगी। वो देखेगी कि आपने कितने टाइम से प्रीमियम नहीं दिया है, हो सकता है उस प्रीमियम के साथ कुछ इंटरेस्ट भी ले, क्योंकि इतने टाइम जो है आपने प्रीमियम नहीं दिया तो कहीं ना कहीं उनको घाटा होगा अगर जो प्रीमियम अमाउंट ही अगर कलेक्ट करे तो उसके अलावा और क्या क्या बातें हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी ध्यान रखती है। तो ऑप्शन दिए हैं, ए, एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी एट रिवाइवल, बी, revival of policy leading to increase in risk for insurance company, C, payment of unpaid premiums with interest। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए, एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी एट रिवाइवल, क्योंकि वो जानना चाहती है कि अब वापस कोई व्यक्ति अगर पॉलिसी को रिवाइव करा रहा है 2 साल बाद तो ऐसा तो नहीं कहीं इसको कोई गंभीर बीमारी हो गई हो जिसके चलते वो चाहता है कि अब तो कम से कम मैं इंश्योरेंस पॉलिसी को रिवाइव करा लूँ, और ऐसे केसेस में ज़्यादातर जो है पॉलिसी रिवाइव नहीं हो पाएगी। तो इंश्योरेबिलिटी चेक करना चाहते हैं वो पॉलिसी होल्डर का, हो सकता है वापस से मेडिकल कराएं और देखें कि क्या इस व्यक्ति को अब भी हम इंश्योरेंस दे सकते हैं, और अगर हाँ दे सकते हैं तो जो भी प्रीमियम बचा हुआ था और उसके साथ जो इंटरेस्ट को देके पॉलिसी को वापस चालू किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी नॉमिनेशन इज़ अलाउड अंडर डैश ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। कि जो नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है कि हमारे जाने के बाद हमारा जो डेथ क्लेम का अमाउंट है वो किसको मिलना चाहिए, तो वो कौन से सेक्शन में दिया हुआ है इंश्योरेंस एक्ट के। ऑप्शन है, ए, सेक्शन 10, बी, सेक्शन 38, सी, सेक्शन 39, डी, सेक्शन 45। तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 39 में नॉमिनेशन के बारे में डिटेल दिया हुआ है।